Greetings everyone, my name is KS Deepak and I welcome you all in the Shield Eyes episode of the Hindus News Analysis. So चलिए देखते हैं कौन से articles हैं that we are going to explain today. So the first article is related to India-China boundary disputes. So ये जो है काफ़ी टाइम से न्यूज़ पे रहे हैं. So यहाँ पर देखेंगे इंडिया का क्या रोल है, इंडिया कौन से लाइन को अपना बाउंड्री मानता है, चाइना कौन सा लाइन को अपना बाउंड्री मानता है, कौन से हैं एस्पेक्ट्स व्हेन इट कम्स टू द बाउंड्री डिस्प्यूट्स, इनके बाउंड्री डिस्प्यूट्स को कैसे रिजॉल्व किया जाता है, and all the aspects when it comes to the bilateral relations between India and China would be discussed in the first article. The second article is related to Elizabeth II जिनका देहांत हुआ है. So यहाँ पर बात करेंगे एलिजाबेथ II का जो बेसिक एस्पेक्ट्स थे जो कि हम लोग यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के बारे में बात करेंगे, उसके मेंबर्स के बारे में बात करेंगे, कैसे मेंबरशिप मिलता है. ऑल दोज थिंग्स वुड बी इन आवर सेकेंड आर्टिकल. The third article is related to an index known as the Human Development Index. बट यहाँ पर पर्टिकुलरली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तक सीमित नहीं करके विल बी सीइंग ऑल द एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है, कौन से इंडेक्सेस हैं, उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के कौन से पैरामीटर्स हैं. सो ऑल दोज थिंग्स वुड बी इन आवर थर्ड आर्टिकल. द फोर्थ आर्टिकल इज रिलेटेड टू यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड. सो यहाँ पर बात करेंगे यूसीसी क्या है, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस क्या है, कौन से रिव्यू कमिटीज़ थे, क्या है वे फोर्थ. सो ऑल दिस थिंग्स वुड बी नाउ फोर्थ आर्टिकल. द फिफ्थ आर्टिकल इज रिलेटेड टू टू ऑर्गेनाइजेशंस नोन एज AERB एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड एज वेल एज IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी. सो यहाँ पर ये दो ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर बात करेंगे. AERB क्या है, उसके क्या है मैंडेट, कौन से अटैच बॉडीज़ हैं, एंड IAEA और AERB कैसे रेगुलेट करता है, कैसे कोलैबोरेट करता है व्हेन इट कम्स टू न्यूक्लियर सेफ्टी. सो ऑल दोज थिंग्स वुड बी इन आवर फिफ्थ आर्टिकल. द सिक्स्थ आर्टिकल इज रिलेटेड टू नागा इंसर्जेंसी. सो यहाँ पर बात करेंगे नागास कौन है, नागा इंसर्जेंसी का क्या है इवोल्यूशन, उसको हम लोग ट्रेस करने की कोशिश करेंगे. एज वेल एज ये भी बात करेंगे कि क्या क्या इम्पेडिमेंट्स है व्हेन इट कम्स टू द टॉक्स between the government of India as well as the Naga insurgent groups. So all these things would be in our sixth article. The seventh article is related to monetary policy tools. So यहाँ पर बात करेंगे monetary policy क्या है, monetary policy tools कौन से हैं, monetary policy committees कौन से हैं. All those things would be in our seventh article. And as usual, the eighth one is related to the quiz of the day. So let's start with the first one, which is on the India-China boundary dispute. So जैसे मैंने कहा इंडिया चाइना के बाउंड्री डिस्प्यूट्स जो है वो काफ़ी टाइम से न्यूज़ पर रहे हैं. दैट इज़ वाई वी हैव कवर्ड ऑल दोज टॉपिक्स इन आवर 5th अगस्त वीडियो, जहाँ पर बेसिक से क्या क्या क्लेम्स हैं, चाइना कौन से एरियाज़ को क्लेम करते आता है, और इंडिया और चाइना के बीच में जो कंसिडर्ड बॉर्डर है, जो रिकॉग्नाइज बॉर्डर है, वो कौन सा लाइन है. तो ये जो इवैल्यूएशन है ये कैसे किया गया था, क्या क्या है उसमें एम्बिग्विटी, एज वेल एज वन चाइना पॉलिसी को वन इंडिया पॉलिसी से कैसे बैलेंस किया जा रहा है. सो ऑल दोज कंटेम्परेरी हैपनिंग्स आर डिस्कस्ड इन द 5th अगस्त वीडियो. सो प्लीज रेफर टू द वीडियो हियर टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक. विद दैट नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज ऑन क्वीन एलिजाबेथ II. नाउ लेट मी वार्न यू हियर, यहाँ पर जो क्वीन एलिजाबेथ के जो फैमिली ट्री थे या उनके जो पर्सनल डिटेल्स थे, सेल्डम वुड यूपीएससी आस्क ऑन दोस एस्पेक्ट. काफ़ी रेयर चांस है कि यूपीएससी कहीं ना कहीं उनके पर्सनल लाइफ के ऊपर कोई क्वेश्चंस पूछ जाए. बट देयर इज़ एन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि काफ़ी टाइम ब्रिटिश मोनार्क से रिलेटेड रहता है, दैट इज़ द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस. सो दैट इज़ वाई हम लोग यहाँ पर उनकी पर्सनल जर्नी या फैमिली ट्री को ना डिस्कस करके विल बी सीइंग द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन विच इज़ क्वाइट ऑफन डिस्कस्ड अलॉन्ग विद द ब्रिटिश मोनार्क. सो देखेंगे ये कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस क्या है. So what is this Commonwealth of Nation? It is an association. किन का association है? Of independent sovereign states. Remember, they are independent and sovereign states. But यहाँ पर ये जो nations है ये कौन से nations होंगे? ये वो nations होंगे जो कि they are the former colonies of United Kingdom. United Kingdom के जो former colonies थे, for example India जैसे जो countries हैं, they are the members of Commonwealth of Nations. अब यहाँ पर who is the head? The head of the Commonwealth is the British monarch. British monarch जो है that is the head of the Commonwealth. Then इसका जो आइडिया है, आइडिया कौन रखा गया था? The idea was given by Lord Rosebery. So Lord Rosebery ने दीदन उनके जो टाइम थे वहाँ पर उन्होंने देखा कि उस टाइम पे जो दीदन एम्पायर था, ब्रिटिश एम्पायर था जो कि एक्सपैंड हुआ था पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, वहाँ पर हर एक जो कॉलोनीज़ हैं वो क्वाइट अ फ्यू टाइम्स के बाद कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट होने के बाद या इंसरेंसी होने के बाद वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस गेन कर रहे थे. सो इसको देखकर उन्होंने कहा था कि दिस इज़ लाइक एन कॉमनवेल्थ. सो दैट इज़ हाउ
कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का जो टर्म है वो आया, एंड सून आफ्टर ये जो टर्म है ये काफ़ी एस्टैब्लिश्ड हुआ, एंड वी आर बीन यूजिंग दोज टर्म्स सिंस देन ये जो मेंबरशिप है, ये मेंबरशिप कैसे मिलता है? सो मेंबरशिप इज जनरली ओपन टू एनी कंट्री, हर एक कंट्री के लिए ओपन है, बट पर्टिकुलरली कौन से कंट्रीज जो कि थे फॉर्मर कॉलोनीज ऑफ यूनाइटेड किंगडम। सो आइदर वो फॉर्मर कॉलोनीज थे या फॉर्मर कॉलोनी से रिलेटेड थे, ऐसे कंट्रीज को जनरली मेंबरशिप दिया जाता है। और इनके बीच में कुछ कोलैबोरेशन लाने के लिए, इनके बीच में इंटीग्रेशन लाने के लिए देयर इज ऑल्सो ए मीट, एक बाई एनुअल मीट होता है जो कि पर्टिकुलरली 2 साल में होता है, और इस मीट को हम लोग क्या कहते हैं? दिस मीट इज नोन एज द कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, दैट इज द CHOGM। और यहाँ पर कहीं ना कहीं उनके बीच में जो भी कॉमन इश्यूज होते हैं या जो इश्यूज हैं जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए कॉमन इश्यूज हैं, फॉर एग्जांपल द क्लाइमेट चेंज और दूसरे जो कॉमन इश्यूज हैं, उस पर कहीं ना कहीं बात करते हैं ये मीटिंग में। सो दैट इज समथिंग व्हेन इट कम्स टू द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। नाउ प्लीज रिमेंबर एज ऑफ टुडे वी आर हैविंग 54 मेंबर्स। ना यहाँ पर एक और क्वेश्चन ये भी आता है कि ओके, क्योंकि इंडिया भी फॉर्मर कॉलोनी रहा है यूनाइटेड किंगडम का, सो इंडिया इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ। सो वाज इंडिया ज्वाइनिंग कॉमनवेल्थ issue a dilution of its sovereignty? That is a common question जो कि UPSC में पूछा जा सकता है। So please remember that India joining this Commonwealth of Nation was not a dilution of sovereignty। क्यों? क्योंकि first of all it was India's decision, इंडिया का particular decision था to join Commonwealth। सेकेंड ऑफ ऑल, इंडिया जब भी चाहे इंडिया उस ऑर्गेनाइजेशन से, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो एसोसिएशन है, उससे लीव कर सकता है, आराम से छोड़ सकता है वो। एंड द थर्ड थिंग इज दैट यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो कि द हेड ऑफ द स्टेट इज व्हाट? हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ इज द ब्रिटिश मोनार्क, बट इंडिया में शी इज नॉट द हेड ऑफ द स्टेट। इंडिया का जो हेड ऑफ द स्टेट है दैट इज द इंडियन प्रेसिडेंट। सो दैट इज वाई joining Commonwealth was not diluting India's sovereignty. So please remember those points in mind. With that, now let's move to our next topic, that is on the HDI. So जैसे मैंने कहा, this HDI is only one of the indexes जो कि कौन से रिपोर्ट में आता है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में। So बेसिक से स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? सो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एक रिपोर्ट है जो कि कौन पब्लिश करता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। और हर साल जो रिपोर्ट निकलता है उसके हर एक साल जो है उसकी जो थीम्स है वो चेंज होते रहते हैं। जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है ऑफ द ईयर 2021-2022, उसका थीम क्या है? द थीम इज अनसर्टेन टाइम्स, अनसेटल्ड लाइव्स, शेपिंग आवर फ्यूचर इन ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड। नाउ प्लीज रिमेंबर, ये जो थीम है ये क्वेश्चंस आ सकते हैं प्रीलिम्स में, थीम्स काफ़ी ऑफन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, सो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। दैट सेकेंड थिंग, जैसे मैंने कहा UNDP का जो ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसमें काफ़ी सारे इंडेक्सेस हैं। वन ऑफ द इंडेक्स इज व्हाट? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सो बाकी कौन से इंडेक्सेस हैं? सो इन ऑल दे आर हैविंग 5 इंडेक्सेस, 5 इंडेक्सेस कहीं ना कहीं वो पब्लिश करते हैं, एंड वन ऑफ दम इज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बट इसके साथ साथ दे ऑल्सो पब्लिश द इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, द जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, द जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स एंड द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो ये 5 इंडेक्सेस कहीं ना कहीं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में वो प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? HDI। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है? वो ह्यूमन डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं एक्सेस करने के लिए, उसे कहीं ना कहीं इवैल्यूएट करने के लिए, उसे कहीं ना कहीं इवैल्यूएशन में कहीं ना कहीं सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिविटी लाने के लिए क्या करते हैं? वो कंट्रीज़ को रैंक करते हैं। और रैंकिंग किस बेसिस पर करते हैं? रैंकिंग कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पर करते हैं, एंड दीज पैरामीटर्स आर इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स। सो कौन से पैरामीटर्स हैं? 3 पैरामीटर्स हैं, लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, नॉलेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब ये जो एरियाज है ये भी ब्रॉड है, आपको समझ में आ रहा होगा कि लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ अब सिर्फ और सिर्फ एक एस्पेक्ट को देखकर नहीं हो सकता, काफ़ी और एस्पेक्ट्स हैं। तो इस वजह से हर एक क्राइटेरिया के अंदर सब क्राइटेरियाज हैं जिसके बेसिस पर वो स्कोरिंग निकालते हैं, और देन दे एड अप, उनका एक फॉर्मूला है, दैट इज़ हाउ दे मार्क, दैट इज़ हाउ दे इवैल्यूएट एवरी कंट्रीज परफॉर्मेंस। विद दैट नाउ लेट्स सी कि कौन से दूसरे इंडेक्सेस हैं। द सेकेंड इंडेक्स इज द इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब यहाँ पर आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, देयर इज ऑलरेडी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, बट इसके साथ साथ क्या है? इनइक्वालिटी एडजस्टेड। दैट मीन्स इसमें एक और पैरामीटर है जो कि ऐड किया जा रहा है, दैट इज द इनइक्वालिटी एडजस्टेड। सो जितने भी पैरामीटर्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के साथ साथ, अगर आप एक और पैरामीटर ऐड करते हो जिसे आप कहते हो इनइक्वालिटी, देन यू गेट व्हाट? देन यू गेट द इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सो दैट इज हाउ
inequality adjusted human development index is calculated. With that, let's move to our next aspect, that is the gender development index. अब जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या है कि जेंडर का डेवलपमेंट कहीं ना कहीं आप देख रहे हो, हाउ ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड इनकम, इनके बेसिस पर जेंडर जो पैरिटी कहीं ना कहीं जो मेल एंड फीमेल को आप इवेलुएट करते हो कंट्रीज कितने हद तक ये जो जेंडर डेवलपमेंट है उसको कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें क्या क्या एफर्ट्स हैं. सो दैट इज हाउ दे इवेलुएट द GDI. With that, the next thing is the GII, that is the Gender Inequality Index. So यहाँ पर जेंडर की जो डेवलपमेंट है उसे आप देखते हो. यहाँ पर जेंडर इनइक्वालिटी में यू पर्टिकुलरली सी दी इनइक्वालिटी. कैसे देखेंगे इनइक्वालिटी? बेस्ड ऑन सम पैरामीटर्स. कौन से पैरामीटर्स? रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट एंड लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन. सो इन तीनों पैरामीटर्स के बेसिस पर वो क्या कैलकुलेट करते हैं? जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स. एंड द लास्ट वन इज ए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, MPI. अब ये समझे कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में वो पॉवर्टी को एक होलिस्टिक वे में एक फुल पिक्चर जो है वो कहीं ना कहीं लाना चाहते हैं. और इसमें एक ह्यूज डिबेट है जहाँ पर वो कहते हैं कि जो पॉवर्टी है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि पॉवर्टी वो कैसे परसीव करता है. और इस वजह से वो जितने पैरामीटर्स हो सकते हैं जहाँ पर वो होलिस्टिकली एक फुल पिक्चर ऑफ पॉवर्टी कहीं ना कहीं इवेलुएट कर पाए, इसके बेसिस पर वो काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स को वो रिफ्लेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि प्रोपोर्शन ऑफ पीपल दैट आर पुअर उसको देखते हैं. देन एवरेज नंबर ऑफ डिप्रिवेशंस ईच पर पर्सन एक्सपीरियंस एट द सेम टाइम, उसे भी वो कैलकुलेट करते हैं. एंड ऑल्सो द डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. सो इन तीनों चीज़ों को कहीं ना कहीं वो इवेलुएट करते हैं, उसे कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिविटी लाने का, एक क्वान्टिटेटिव एस्पेक्ट लाने का कोशिश करते हैं. एंड दैट इज हाउ दे कैलकुलेट द MPI. विद दैट, now let's move to our next aspect, that is on UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड. अब UCC जो है उसका डिबेट काफ़ी लॉन्ग टाइम से चलते आया है, जब से कंट्री का फॉर्मेशन हुआ है तब से ही चलते आया है. बट फॉर क्वाइट अ फ्यू डेज, क्वाइट अ फ्यू मंथ्स ये जो UCC है इसका डिबेट जो है वो पॉलिटिकली रिलेटेड हुआ है. सो प्लीज़ रिमेंबर, प्लीज़ डोंट गो इनटू द पॉलिटिकल डिबेट्स. और जो इसके बेसिक एस्पेक्ट्स हैं दैट आई हैव डिस्कस्ड इन द 29 जुलाई वीडियो, जहाँ पर UCC क्या है, UCC के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं, क्या है वे फॉरवर्ड, ऑल दोज थिंग्स आई हैव डिस्कस इन द 29 जुलाई वीडियो. सो प्लीज रेफर टू द वीडियो हियर टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक. विद दैट, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑन AERB, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड. सो यहाँ पर बात करेंगे AERB का. सो लेट्स सी. So what is this AERB? AERB is a board, regulatory board constituted on 1983 by the then President of India by exercising his powers conferred by which act? The Atomic Energy Act 1962. Then इसके कंपोजिशन की बात करें, कंपोजिशन में कितने मेंबर्स हैं? 6 मेंबर्स. 6 members are there and out of the 6 members there are 2 permanent members. 2 permanent members हैं और बाकी के जो 4 हैं वो वेरी करते हैं, वो हर साल कुछ ना कुछ एक पीरियड टाइम के बाद वो चेंज करते जाते हैं. अब ये जो 2 मेंबर्स हैं, ये 2 मेंबर्स जो कि परमानेंट हैं, परमानेंट में 1 मेंबर इज द चेयरमैन, एक मेंबर है चेयरमैन और दूसरा मेंबर है द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द AERB सेक्रेटरीट. सो एज यू कैन सी इन द लाइन्स, द फर्स्ट मेंबर, वन ऑफ द मेंबर, परमानेंट मेंबर इज द चेयरमैन. सेकेंड परमानेंट मेंबर इज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द AERB सेक्रेटरीट, जो कि एक्स ऑफिशियल मेंबर होता है इस बोर्ड का. सो ये 2 जो लोग हैं ये कहीं ना कहीं परमानेंट मेंबर्स होते हैं ये बोर्ड का. और जो बाकी के 4 हैं वो कौन होंगे? दे आर द एमिनेंट एक्सपर्ट्स, जो एक्सपर्ट्स होते हैं फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स, न्यूक्लियर सेफ्टी, उनके रेगुलेशन, सस्टेनेबल मैनेजमेंट, हर एक एस्पेक्ट के जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं मिलाकर ये 4 मेंबर्स बनते हैं. सो दैट इज हाउ द बोर्ड, दैट इज हाउ द 6 मेंबर्स of this board are chosen. With that, now let's see another point, that is that AERB is the national coordinator. वो national coordinator है कौन से organization का? IAEAs, INES as well as IAES, IRS. अब ये क्या है aspects? First बात करते हैं INES के बारे में. So IAEA is the International Atomic Energy Agency. उसमें एक सिस्टम है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? INES. देखते हैं क्या है ये. So INES is the abbreviation of इंटरनेशनल न्यूक्लियर एंड रेडियोलॉजिकल इवेंट स्केल. सो ये क्या है? ये एक टूल है. व्हाट इज दिस टूल फॉर? दिस इज फॉर कम्युनिकेटिंग द सेफ्टी सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूक्लियर एंड रेडियोलॉजिकल इवेंट्स टू द पब्लिक. अब प्लीज रिमेंबर ये एक वॉलंटरी बेसिस पर है
और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है वो सेफ्टी के सिग्निफिकेंस के लिए फॉर द पब्लिक। ये कोई इमरजेंसी रेस्पॉन्स में कोई मैसेजिंग सिस्टम नहीं है, प्लीज रिमेंबर दैट इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। सो दैट इज द फर्स्ट एस्पेक्ट INES। सो IAEA का जो INES है उसमें कौन है नेशनल कोऑर्डिनेटर, ARB। इसके अलावा द नेक्स्ट एस्पेक्ट इज IAEA's IRS। अब IRS को समझने से पहले आप ये समझें कि IAEA जो है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल में जो भी एटॉमिक एनर्जी है उससे रिलेटेड सेफ्टी गाइडलाइंस कौन प्रोवाइड करता है, IAEA। एंड नेशनल लेवल पे हम लोग का है AERB। सो IAEA के पास जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनमें कहीं ना कहीं सेफ्टी रेगुलेशंस के बीच में डाटा इकट्ठा करने या उसको शेयर करने या उसे इवैल्यूएट करने के लिए काफ़ी सारे मैकेनिज़म्स हैं। और इन मैकेनिज़्म से मैं वन ऑफ द मैकेनिज़म्स इज़ IRS। अब देखते हैं कौन से मैकेनिज़म्स हैं। द फर्स्ट मैकेनिज़्म इज द इंटरनेशनल रेस्पॉन्स सिस्टम फॉर ऑपरेटिंग एक्सपीरियंस, जिसे हम लोग कहते हैं IRS, जिसका जिक्र यहाँ पर किया गया है। सो IRS इज व्हाट, IRS जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज है उनमें कहीं ना कहीं जो ऑपरेशनल एक्सपीरियंस हैं उसे कहीं ना कहीं इंप्रूव करने के लिए, उसमें कहीं ना कहीं सेफ्टी का एस्पेक्ट जो उसे हम लोग एनहांस करने के लिए एक सिस्टम है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, IRS। सेकेंड थिंग इज द फ्यूल इंसिडेंट नोटिफिकेशन एंड एनालिसिस सिस्टम, जहाँ पर इट्स एन इंटरनेशनल सिस्टम जहाँ पर पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज क्या करते हैं, अगेन ऑपरेशनल जो एक्सपीरियंस है और लेसन है वो कहीं ना कहीं शेयर करते हैं, पर्टिकुलरली रिलेटेड टू द न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल फैसिलिटीज। एंड द थर्ड वन इज इंसिडेंट रिस्पॉन्सिंग सिस्टम फॉर रिसर्च रिएक्टर्स, IRSRR। और यहाँ पर जो रिसर्च रिएक्टर्स है उनकी सेफ्टी में कहीं ना कहीं शेयर करने के लिए, उनकी सेफ्टी में, उनके ऑपरेशंस में जो एक्सपीरियंस है उसी कहीं ना कहीं शेयर करने के लिए है थर्ड सिस्टम नॉन एज दी IRSRR। सो यहाँ पर क्या है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें शेयर करने के लिए आपके पास IRS है, जो फ्यूल साइकिल ऑपरेटिंग, जो फ्यूल साइकिल फैसिलिटी है उसके अगर उसमें जो एफेक्ट्स हैं उसमें जो भी एक्सपीरियंस है उसे शेयर करने के लिए आपके पास फिनस है। एंड द थर्ड एस्पेक्ट इज रिगार्डिंग द रिएक्टर, द रिसर्च फैसिलिटीज। सो रिसर्च फैसिलिटीज में जो भी एक्सपीरियंस है उसे शेयर करने के लिए आपके पास IRSRR है। सो हर एक तरीके से, हर एक एस्पेक्ट, हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी यूज हो रहा हो, वेदर फ्यूल साइकिल फैसिलिटी हो आपका या रिसर्च हो या न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, सो इन सब चीज़ों में एक कोलैबोरेशन लाने के लिए एक काइंड ऑफ सेफ्टी का जो इफेक्ट्स है उसे कहीं ना कहीं आप एनहांस कर पाओ, डिजास्टर मैनेजमेंट ला पाओ, वहाँ पर कहीं ना कहीं सेफ्टी का जो मेजर्स है उससे आप इम्प्रूव कर पाओ, इसके लिए ये सब सिस्टम्स हैं। विद दैट, जैसे आप देख रहे हो कि IAEA में ये सब सिस्टम्स हैं असिस्ट करने के लिए, वैसे ही AERB के पास भी काफ़ी सारे बॉडीज़ हैं जो कि AERB को असिस्ट करते हैं ताकि वो एटॉमिक एनर्जी को रेगुलेट कर पाएँ। कौन से बॉडीज़ हैं, लेट्स सी। सो फर्स्ट बॉडी इज द ACPSR। So what is this ACPSR? So ACPSR is the Advisory Committee for Project Safety Review। अब आपको नाम से ही पता चल जा रहा होगा कि यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जो प्रोजेक्ट सेफ्टी है, फॉर एग्जांपल क्या क्या स्टेजेस होने चाहिए, वो स्टेजेस में क्या क्या डिज़ाइंस होने चाहिए, उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए, उसके लिए एक कमिटी है जिसे हम लोग क्या कहते हैं एब्रिविएशन में ACPSR, वो AERB को असिस्ट करता है। सेकेंड वन इज द SARCOP। सो व्हाट इज द SARCOP? SARCOP इज द सेफ्टी रिव्यू कमिटी फॉर ऑपरेटिंग प्लान। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि जो सेफ्टी मेजर्स है उसे कहीं ना कहीं वो सुपरवाइज करता है, इवैल्यूएट करता है, रिव्यू करता है और द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को कहीं ना कहीं वहाँ पे इंफॉर्मेशन देता है, वहाँ पे रिपोर्ट देता है, एंड दैट इज हाउ इट असिस्ट द फंक्शनिंग ऑफ AERB। द थर्ड थिंग इज नॉन एज सरकार। अब दिस सरकार इज नॉट गवर्नमेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट वाली सरकार का बात नहीं किया जा रहा है। ये जो सरकार है, सरकार इज एन एब्रिविएशन ऑफ व्हाट? एब्रिविएशन ऑफ द सेफ्टी रिव्यू कमिटी फॉर एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन। सो दिस इज द एब्रिविएशन ऑफ सरकार। और ये जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, ये ग्रुपिंग क्या करता है, ये कहीं ना कहीं जो रेडिएशन या रेडियोएक्टिव सोर्सेस है व्हेन इट कम्स टू द मेडिकल, इंडस्ट्रियल या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उनमें कहीं ना कहीं सेफ्टी मेजर्स को एनहांस करने के लिए, सेफ्टी मेजर्स को डिसाइड करने के लिए, उसमें रिव्यू करने के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? सरकार। So these are some of the organizations that AERB has, along with some other small other organizations. For example, there is also the Advisory Committee on Nuclear Safety and ACNS. So these are some of those organizations जो कि कहीं ना कहीं AERB का जो फंक्शन है उसे असिस्ट करने के लिए हेल्प करता है, उसे असिस्ट करता है। So with that, now let's move to our next aspect, that is on the नागा इंसर्जेंसी। अब नागा इंसर्जेंसी कुछ 1-2 साल से ही नहीं, बट बैक 2015 से ही नागा इंसर्जेंसी न्यूज़पेपर में कंसिस्टेंटली रहे हैं।
कुछ सालों से, कुछ महीनों से कंसिस्टेंटली वो न्यूज़पेपर में आते रहे हैं। दैट इज़ वाई वी हैव ऑलरेडी कवर दिस टॉपिक फ्रॉम बेसिक्स। बेसिक्स मतलब कि नागास कौन है, नागास को कैसे कंसिडर करते हैं, जो इंसर्जेंसी है उसका हिस्ट्री क्या है, कौन से ऑर्गेनाइजेशंस थे, ये ऑर्गेनाइजेशंस के क्या क्या डिमांड्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन से डिमांड्स को कैसे परसीव करता है, और इन दोनों के बीच में क्या कोलैबोरेशन है, कैसे वो मैकेनिज्म है, कैसे वो बायलैटरली वो बातचीत करते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस कौन से चैनल्स हैं। सो ऑल दिस थिंग्स वी हैव डिस्कस इन द 19 अगस्त वीडियो। बेसिक से स्टार्ट करके आपको जो कंटेम्प्रेरी हैपनिंग्स है वहाँ तक मैंने एक्सप्लेन किया है। सो प्लीज़ रेफर टू द वीडियो हियर टू हैव एन मल्टी डायमेंशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक ऑफ नागा इंसर्जेंसी। With that, now let's move to our next aspect, that is on the monetary policy tools. So यहाँ पर please remember this is one of the most important chapter in UPSC, क्योंकि हर साल प्रीलिम्स में हो या मेंस में हो एक क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है फ्रॉम दिस चैप्टर, दैट इज ऑन आरबीआई। वेदर आरबीआई के फंक्शंस हो या आरबीआई का रोल हो या मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स हो, मॉनेटरी पॉलिसी के जो मेंबर्स हो या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीज़ हो, इनके ऊपर कहीं ना कहीं हर साल एक क्वेश्चन आता है। सो दिस इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसीलिए मैंने काफ़ी डिटेल में बेसिक से मैंने आया ऑलरेडी डिस्कस इन 6 अगस्त वीडियो, जहाँ पर बेसिक से क्या आरबीआई क्या है, आरबीआई के क्या क्या फंक्शंस है, हर एक फंक्शंस की क्या क्या सिग्निफिकेंस है, एज वेल एज कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, फिस्कल पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स कौन से हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीज़ कौन से हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीज़ के रिकमेंडेशंस क्या क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है, क्योरम क्या है, इश्यूज़ क्या है, ऑल दोज थिंग्स आई हैव डिस्कस इन द 6 अगस्त वीडियो। सो प्लीज़ रेफर टू द वीडियो हियर to have an understanding of this topic. With that, now let's see the quiz of the day. So both this quiz is related to economy. The first quiz is related to Manrega scheme, whereas the second quiz is related to the first 5-year plan. So please try to attempt this question, and as usual ये जो questions हैं इसके answers along with the explanations in the form of PDF आपको मिल जाएगा इन द वीडियोज़ डिस्क्रिप्शन, जिसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एज वेल एज जो पीपीटी है जिसके ऊपर हम लोग ने डिस्कशन किया, दैट ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ PDF आपको हम लोग के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा इन सॉफ्ट कॉपी, या जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो इफ़ यू हैवंट जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप येट नाउ, प्लीज़ डू जॉइन। विद दैट आई होप टुडेज एनालिसिस वॉज बेनिफिशियल फॉर यू गाइज। वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली stay safe. We'll be doing the same for you guys. See you tomorrow.